तो लास्ट क्लास में ये यहाँ तक जब कूलम्ब्स लॉ तक पढ़ा तो इसके अंदर अब मेरा एक क्वेश्चन है, आप बताइए अगर आपको नॉलेज पता है तो, कि कूलम्ब्स लॉ इज ऑप्शन ए कंजर्वेटिव फोर्स, बी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, सी वी डोंट नो। So those forces जिनके लिए वर्क डन क्लोज पाथ में जीरो आ जाए, नेट वर्क डन, वो कहलाएंगे कंजर्वेटिव। जिनका वर्क डन जीरो नहीं हो वो नॉन कंजर्वेटिव। फॉर एग्जांपल अगर मैंने फ्रिक्शन फोर्स बोला, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, इसको अगर इधर लेकर के जा रहे हैं, ए से बी तक लेकर के गए, और मान लीजिए ए से बी तक में डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ एस, तो अगर इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माने तो इस डायरेक्शन के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट एस है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रिक्शन फोर्स का नेचर बताओ कि फ्रिक्शन कैसा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका नेचर बताने के लिए नेट क्लोज पाथ के अंदर वर्क डन देखना पड़ेगा कि टोटल वर्क डन ऑफ क्लोज पाथ। क्लोज पाथ का मतलब हुआ ए से बी तक जाओ और बी से वापस ए तक जाओ, इसके अंदर वर्क डन ढूंढो, किसके कारण, ड्यू टू फ्रिक्शन। दोनों में फ्रिक्शन के कारण आप नेट वर्क डन चेक करो, अगर ये जीरो आ गया तो हम कहेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स कंजर्वेटिव है, अगर नहीं आया तो हम कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है। जल्दी से इतनी सी सिचुएशन देख करके बताओ कि फ्रिक्शन फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं। तो अभी ध्यान रखना है भाई आप लोगों को कि जैसे फ्रिक्शन यहाँ पर एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते, जबकि ऐड हो जाते हैं तो नेट वर्क डन जीरो नहीं आता है। फ्रिक्शन को आप ए से बी तक लेके जाओ, बी से ए तक लेकर के जाओ, तो since work done in the closed path is not equals to zero, that's why friction is non-conservative force। जब इस सिचुएशन में करते हैं, जो आगे देखेंगे हम, कि टोटल नेट वर्क डन विल बी जीरो, ठीक है, in the closed path। So electrostatic forces और Coulomb forces are conservative forces। दूसरा पॉइंट जो इसमें याद रखना है, that is these are the central forces। central forces, what are central forces? Those forces which always acts from center to center। तो इसलिए मैंने स्टेटमेंट में बोला था कि according to the Coulomb's law, the force exerted between the charges is directly proportional to the multiplication of the magnitude of their charges and inversely proportional to the square of distance, where distance is from center to center। So that's why, so these are the central forces। okay, ये सब कुछ हो गया था। अब हम बात कर लेते हैं इन वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म के अंदर, क्योंकि हमें पता है वेक्टर फॉर्म क्यों कर रहे हैं, वी नो दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर फॉर्म के अंदर हम कैसे लिखेंगे इसको, तो ध्यान देना है अब यहाँ पर आप लोगों को कि आप इसको कैसे लिख सकते हो। तो आप एक अपने हिसाब से रिप्रेजेंटेशन दोगे, तो जनरली मैं रिप्रेजेंटेशन कर देता हूं। जैसे हमें पता है कि अगर कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम पर्टिकुलर हो, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग, तो उसके अलोंग लिख देते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप। लेकिन अगर कहीं पर रैंडमली लग रहा हो, जैसे अगर इसको मैं एक्स एक्सिस मान लूं, तब तो मैं किसी एक की तरफ से पूछूं तो आई कैप या माइनस आई कैप लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई सिस्टम ऐसे रख दिया जाए, दो चार्जेस इस तरह से, जो डायरेक्टली नहीं पता कि किधर से किधर की तरफ है, तो लेट सपोज मैंने इस डायरेक्शन को बोल दिया, इस ए से बी पॉइंट की तरफ की डायरेक्शन को आर वेक्टर, तो इस डायरेक्शन को हम बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर। और डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर को बताने वाला एक वेक्टर होता है, उसका यूनिट वेक्टर आर कैप। तो हमने आर कैप क्या बोल दिया, आर कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर। तो अब आपसे पूछूं मैं यहां पर कि फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए के कारण बी पर फोर्स, और दोनों को बाय डिफॉल्ट मान लो पॉजिटिव, तो इसको हम लिखते कैसे हैं, हम हमेशा लिखेंगे फोर्स ऑन बी, तो ये लिखा एफ बी, जिसके कारण होता है उसको बाहर लिख लो। ये मैं एक रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन बोलता हूं।
ठीक है, तो हमेशा एक सिंगल सिस्टम को फॉलो करें। जैसे मैंने लिखा फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, तो उसको FBA लिखा। बहुत सी जगह ऐसे मिल जाएगा फोर्स ड्यू टू ए ऑन बी, उसका मतलब भी फोर्स ऑन बी, ऑफ लिख दिया मैंने, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, या ऐसे बोला जाए फोर्स बाय ए ऑन बी, इसका मतलब भी यही है। लेकिन उसमें फिर बहुत सी बार बच्चे FAB कर देते। तो किसी एक सिस्टम को फॉलो करो। आप क्या फॉलो करते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज एग्जाम में प्लस माइनस की मिस्टेक होते ही पूरे आंसर्स चेंज हो जाते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, मैं जो सिंगल नोटेशन बोल रहा हूँ या तो आप मेरी फॉलो करें, और आप अगर अपनी फॉलो करते आ रहे हैं तो फिर आप अपनी फॉलो करें। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, तो मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया, जिस पर फोर्स लग रहा है उसका सिंबल पहले लिख दिया, जिसके कारण लग रहा है उसको बाद में लिख दिया। ठीक, तो ये हो गया FBA। कितना आएगा साहब, फॉर्मूला है ही सही, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये इतनी वैल्यू तो कहलाई मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो डायरेक्शन भी लिखनी है। तो फोर्स ऑन बी, बी पर ए के कारण फोर्स किधर की डायरेक्शन में लगेगा, अलोंग AB वेक्टर। और इस AB वेक्टर को अगर नहीं लिखना होता तो हम इसी को कैसे लिखते, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और AB वेक्टर के अलोंग डायरेक्शन क्या बोल रखी है, R के। तो ये आपका आंसर आ जाता है फर्स्ट। ठीक, इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाता फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, तो अब इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाती, फोर्स ऑन ए पर फोर्स पूछ रहे हैं तो पहले जिस पर फोर्स पूछ रहे हैं वो पहले लिख लेंगे, वेक्टर का साइन लगाएंगे क्योंकि वेक्टर फॉर्म कर रहे हैं। किसके कारण लग रहा है, बी के कारण। तो देखो बी वाला इसको रिपेल कर रहा होगा, जैसे ए वाला बी को रिपेल करके फोर्स किधर लगा था, इधर की तरफ। तो ये डायरेक्शन लिख देता मैं FBA की। अब ए पर फोर्स पूछा जा रहा है किसके कारण, बी के कारण। ये भी, ये Q2 Q1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा। किधर की तरफ करेगा, इधर की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करेगा। तो ये डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को तो बोल दिया हमने FAB, और क्लियरली दिस इज द डायरेक्शन अलोंग BA नॉट AB। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम ही आएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इनके बीच की डिस्टेंस R ही है तो। लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलोंग BA, और BA इज क्लियरली अपोजिट टू द AB वेक्टर। तो इसको आप R की फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर माइनस R कैप। यानी कि आप एक को अगर पॉजिटिव बोलते हो तो उसके अपने आप दूसरा वाला फोर्स नेगेटिव आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड द व्हाट, वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। बुक्स वगैरह के अंदर जनरली R1 2 कर दिया जाता है, उससे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, तो मैं उसको जनरली प्रेफर नहीं करता। अब बेटा क्या बोल रहे हो, क्लियरली यहां पर इन दोनों से थर्ड रिजल्ट क्या मिल रहा है, देखो FBA का मैग्नीट्यूड और FAB का मैग्नीट्यूड क्या दोनों के दोनों इक्वल हैं। मैग्नीट्यूड बोले तो ये वाली टर्म विदाउट डायरेक्शन, यस सर, दोनों इक्वल है तो ये लगा दिया। और नेक्स्ट रिजल्ट अगर वेक्टर फॉर्म में बोले तो FBA वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ FAB वेक्टर। यस, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। और तो इसका मतलब क्या दोनों, ये बी पर फोर्स ए के कारण है, ए पर फोर्स बी के कारण है, दो अलग अलग फोर्सेस अलग अलग ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं पेयर फॉर्म के अंदर, जो डायरेक्शन में अपोजिट और मैग्नीट्यूड में इक्वल है। तो क्या ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो कर लेगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, इफ टू फोर्सेस एक्ट इन पेयर फॉर्म बट एक्ट ऑन, मतलब एक्ट साइमल्टेनियसली इन पेयर फॉर्म ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। एक बार ए बी पर लगा रहा है, बी ए पर लगा रहा है, देन द फोर्सेस will be equal in magnitude and in direction in opposite, then this is called Newton's third law of motion. So according to Newton's third law of motion, what is the Newton's third law of motion, action and reaction forces are always equal
इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो क्योंकि ये बिल्कुल एफ बी और एफ ए बी बिल्कुल एक जैसा ही काम कर रहे हैं, न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि एफ बी ए अगर एक्शन फोर्स है तो उसका रिएक्शन है ए बी। ठीक है, यानी कि अगर ए बी पर फोर्स लगाएगा तो उतना ही फोर्स बी ए पर भी लगाएगा। इसी को तो बोलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर कोई फोर्स लगाए और तो दूसरा भी अगर पहले पर उतना ही फोर्स लेकिन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगाए तो उसको बोल दिया जाता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो इफ टू फोर्सेस व्हिच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन act simultaneously in pair form but on different objects, then such force are known as action and reaction force, and this statement is known as Newton's third law of motion. So clearly FBA and FAB are the action reaction forces. एक को थप्पड़ मारा, दूसरे को उधर से थप्पड़ मार दिया उसने। ठीक, कितनों को समझ में आ गया यहाँ तक?